हाय एवरीवन, हाइड्रोजन स्टार्ट किए थे हम लोग और उसमें एक लेक्चर देखे जिसमें हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन, उसका रिजेम्बलेंस विथ अल्कली मेटल 6 पॉइंट हम लोग देखे थे और उस आधार पे हम लोग यह साबित किए थे कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल के जैसा है, अल्कली मेटल से वह मिलता जुलता है। और फिर उसमें भी देखे थे कि वह अल्कली मेटल के साथ ही साथ हैलोजन के साथ भी रिजेंबल करता है, ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ। तो आज का इस लेक्चर में देखेंगे कि वह हैलोजन के साथ कैसे रिजेंबल करेगा। तो रिजेंबलेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ इसका रिजेम्बलेंस कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो हैलोजन के बारे में बता चुके हैं कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वे हैलोजन कहलाते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट जिसमें क्या क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक एस्टेटाइन आता है लेकिन यह रेडियो एक्टिव है तो इसके नेचर को हम लोग नहीं समझते हैं। ये 4 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कैसे रिजेंबल करता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके लिए है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, टेंडेंसी टू अचीव ऑक्टेट, अचीव ऑक्टेट। दूसरे शब्दों में इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, देखो जो हैलोजन्स होते हैं जनरली उसको X से दिखलाते हैं। इस सब का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो होता है NH2NP5। कन्फिग्रेशन सबका आप लिख के देख सकते हो, पहले लिखे भी होंगे। तो सब में चाहे फ्लोरीन का लिखो, क्लोरीन का लिखो, ब्रोमीन का लिखो, चाहे आयोडीन का लिखो, सबका आप कन्फिग्रेशन लिखोगे तो लास्ट में ऐसा आएगा NH2NP5 कि वैलेंस सेल का S सब सेल में 2, फिर वैलेंस सेल के P सब सेल में 5, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2 + 5 7। तो हैलोजन्स का वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्टेट का जो रूल है उसमें हम लोग जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन गेन, लूज या शेयर करके 8 करना चाहता है। तो यहाँ हैलोजन के वैलेंस सेल में यदि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 करने के लिए तो इसको मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह X क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के X माइनस बन जाएगा और अब इसके पास हो गया NH2NP6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब लाइक नोबल गैस। अब ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह भी जब नोबल गैस के पास जाना चाहेगा तो हम लोग जानते हैं कि नोबल गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। हीलियम का वैलेंस में 2 है, टोटल भी 2 ही है और बाकी सबका 8 है। तो यदि हाइड्रोजन बनना चाहे नोबल गैस के जैसा तो ऑब्वियसली यह हीलियम के जैसा बनेगा, या नियॉन, आर्गन वगैरह के जैसा नहीं बन सकता है ना, क्योंकि उस सबका बैलेंस में 8 है और इसका 1 है। तो 8 करने के लिए 7 लेना होगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसके पास उतना ऑर्बिटल ही नहीं है कि यह 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यह क्या करेगा कि मात्र 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक माइनस आ जाएगा तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और यह हो गया लाइक हीलियम। ये नोबल गैस के जैसा हुआ। तो नोबल गैस में मतलब ये हो सकता है नियॉन के जैसा, आर्गन के जैसा, क्रिप्टन के जैसा, जेनॉन के जैसा। फ्लोरीन है तो नियॉन बन जाएगा, क्लोरीन है तो आर्गन बनेगा, ब्रोमीन है तो क्रिप्टन के जैसा, आयोडीन है तो जेनॉन के जैसा। तो जैसे हैलोजन्स मात्र 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन प्राप्त कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी मात्र 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करता है। और उस हिसाब से हैलोजन भी यहाँ से बनाए मोनोवैलेंट एनायन, मोनोवैलेंट एनायन, और वैसे ही हाइड्रोजन भी बना लिया मोनोवैलेंट एनायन, मोनोवैलेंट एनायन। यहाँ इसको हम लोग हाइड्राइड आयन बोलेंगे, हाइड्राइड आयन,
और यहाँ ये हैलाइड आयन कहलाता है। तो समझे इस सिमिलैरिटी को कि जैसे हैलोजन्स को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसी प्रकार से हाइड्रोजन को भी मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। तो इस केस में दोनों फिर जो है मोनोवैलेंट एन आयन बनाएंगे, हैलोजन हैलाइड आयन कहलाएगा और हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन कहलाएगा। तो समझ गए इस फैक्ट्स को। उसके बाद आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इसमें है सेकेंड नंबर में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। होता क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? तो कोई भी एटम का वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे, तो किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा, जो एनर्जी लगेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। The amount of energy required to remove the outermost electron of an isolated gaseous atom is called its ionization energy। इलेक्ट्रॉन को हटाने में एनर्जी क्यों लगता है, जानते हो इस बात को? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होता है। तो जब इसको निकालोगे तो सबसे पहले इस फोर्स को ब्रेक करना होगा और इसी फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। तो अब जाहिर सी बात है कि यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इसको निकालने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा। अब हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, बढ़ता है। इसका मतलब कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है सबसे राइट में और जो ग्रुप 1 है सबसे लेफ्ट में, तो ग्रुप 1 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो सबसे कम होगा, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और 17 का ज़्यादा होगा, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और ऐसा क्यों होता है? पीरियोडिक टेबल में जो सबसे राइट साइड है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों होता है? तो ड्यू टू ग्रेटेस्ट, सबसे अधिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के चलते, ग्रेटेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसका सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि इसका कम होता है स्मॉलेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऐसा बोल सकते हो। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो जो राइट साइड में है उसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे अधिक होगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं? तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के पास जो न्यूक्लियर चार्ज पहुंचता है। तो यदि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा पहुंचेगा तो यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा ना अट्रैक्ट होगा, तो इसको निकालने में फिर उतना ही अधिक एनर्जी लगेगा। और जिसमें चार्ज यहाँ कम पहुँचेगा तो वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्ट होगा, तो उसको निकालने में एनर्जी कम लगेगा। समझ गए बात को? तो ग्रुप 17 का हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप 1 का लोवेस्ट। हाइड्रोजन है ग्रुप 1 में, क्लोरीन मतलब और जो है हैलोजन वगैरह वह है ग्रुप 17 में। तो इसका मतलब तो साफ हुआ ना कि हैलोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा हाइड्रोजन की तुलना में। लेकिन यहाँ तो आप रिजेम्बलेंस बता रहे हो कि यदि इसका हाई है तो हाइड्रोजन का भी हाई होना चाहिए, या इसका लो है तो इसका भी लो होना चाहिए। तो इसका तो हाई होगा, ये कन्फर्म है, हैलोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होगा भाई? क्योंकि आप रिजेम्बलेंस बता रहे हो ना, तो हाइड्रोजन का भी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है हैलोजन के जैसा। क्यों होता है? क्यों होता है हाई? इसी को समझना है। हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन है 1s1, मतलब जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन है वह s ऑर्बिटल में है।
ठीक। तो यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हुआ और इसका एकमात्र सेल है और इसी में एस है जहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हम लोग देखे थे शुरुआत में ही कि हाइड्रोजन का जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के एकदम बहुत करीब है, एक ही सेल ना है जी, और फर्स्ट सेल में ही है तो न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक हो गया, काफ़ी नज़दीक हो गया तो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। बाकी एलिमेंट का देखोगे जैसे पोटासियम है, तो पोटासियम का लास्ट में आता है 4s1, मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है फोर्थ सेल में, देखो ऐसा फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका भी एस में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का भी एस में एक है, लेकिन हाइड्रोजन का जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है देखो न्यूक्लियस के कितना करीब है और इसका इलेक्ट्रॉन देखो न्यूक्लियस से कितना दूर है, ऐसा। तो चूंकि हाइड्रोजन का जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के काफ़ी करीब है, इसलिए वह इधर ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, और ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा तो इसको निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, मतलब जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वह अधिक होगा। हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 1312 किलो जूल पर मोल, मतलब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे यदि तो इतना एनर्जी देना होगा 1312 किलो जूल। तो उसी प्रकार से बाकी का भी होता है। हैलोजन में फ्लोरीन का होता है 1680, क्लोरीन का होता है 1255, ब्रोमीन का होता है 1143। तो देखो ऑलमोस्ट सेम ही हो जा रहा है, लेकिन वही आप अल्कली मेटल का लोगे, सोडियम पोटासियम का तो सबका कम होता है, 500-600 के रेंज में होता है। तो उस हिसाब से तो हाइड्रोजन का हैलोजन से ना मिला, अल्कली मेटल से कहाँ मिला। तो हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी हैलोजन के इक्विवेलेंट है, और उसका रीजन क्या बताए, तो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के बारे में तो पहले ही डील कर चुके हैं। अल्कली मेटल के साथ था हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनोवैलेंट केटायन बना रहा था। तो जब यह हैलोजन के साथ रहेगा तो मोनोवैलेंट एनायन बनाएगा, क्योंकि हैलोजन जो है, हैलोजन वे नॉन मेटेलिक नेचर के हैं और नॉन मेटल्स का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स अधिक होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन लूज ना करके इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं। तो जैसे कोई हैलोजन है तो हम क्या बताएं कि NH2NP5, ये तीसरा है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऐसा। तो यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके x पर माइनस, तो बन जाएगा यह NH2NP6, मतलब हेलाइड आयन बनेगा। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी है, इसमें अलग कुछ थोड़े है। NH1 एक इलेक्ट्रॉन लिया तो H माइनस NH2, तो ये हाइड्राइड आयन बन गया। ये लास्ट में ID लगता है तो मतलब समझ जाओगे कि नेगेटिव आयन है ऐसा। तो जैसे हेलाइड आयन वैसे हाइड्राइड आयन, बोथ आर मोनोवैलेंट नेगेटिव आयन, मतलब मोनोवैलेंट एनायन। तो एक रिजेम्बलेंस ये भी हुआ कि हाइड्रोजन हैलोजन के जैसा ही मोनोवैलेंट एनायन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो नेक्स्ट 4th नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो हैलोजन्स हैं उनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब जब कोई हैलोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ प्रेजेंट हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1,
जब वह प्रेजेंट होगा अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तब जैसे NaCl, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1 है, तो उसी प्रकार से NaH, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1 है। हाइड्रोजन से कम है सोडियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मामले में, वैसे यहाँ क्लोरीन से भी कम है। वैसे ही आप लिख सकते हो जैसे CaF2 होता है -1, उसी प्रकार से CaH2 लिखोगे -1। समझ रहे बात को? तो जब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ प्रेजेंट हो, तो जैसे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद फिर डाई एटॉमिक नेचर, इसी में अगला जो है 5th नंबर में वह है डाई एटॉमिक नेचर। डाई एटॉमिक नेचर का मतलब क्या हुआ? जैसे अल्कली मेटल के साथ रिजेम्बलेंस जो हम लोग देखे थे, तो शुरुआत में ये बताए थे कि हाइड्रोजन H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन लिथियम Li2 के रूप में थोड़े होता है, सोडियम Na2 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हाइड्रोजन यदि H2 के रूप में है तो फ्लोरीन F2 के रूप में रहता है, क्लोरीन Cl2 के रूप में, ब्रोमीन Br2 के रूप में और आयोडीन I2 के रूप में। तो देखो सब में 2-2 एटम कंबाइंड फॉर्म में है, मतलब ये सभी डायटॉमिक है। तो जिस प्रकार से हैलोजन्स डायटॉमिक हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब सबका जो एटॉमिसिटी है वह 2 है। एटॉमिसिटी सबका कितना है? 2 है। एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम कंबाइन करके रहते हैं, एटॉमिसिटी इक्वल टू 2, ऐसा। तो समझ गए क्या क्या फैक्टर मिला? एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था दोनों को, वो फैक्टर मिल गया। सेकेंड नंबर में फिर क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा था। थर्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का था। फोर्थ में ऑक्सीडेशन स्टेट मिला। फिफ्थ में डाई एटॉमिक नेचर के हुए दोनों। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट, अल्कली मेटल के साथ रिजेम्बलेंस में हम लोग देखे थे कि अल्कली मेटल के सॉल्ट का जब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वे अल्कली मेटल जा कर के लिबरेट होते हैं कैथोड पर। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी कैथोड पे ही लिबरेट हो रहा था। लेकिन जब हैलोजन वाले सॉल्ट का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो हैलोजन जा कर के एनोड पर मिलते हैं, तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी एनोड पर मिलेगा। कुछ कुछ सॉल्ट वैसा है हाइड्रोजन का। तो नेक्स्ट, लिबरेशन एट एनोड, एनोड पर लिबरेशन, एनोड पर मिलना, ऐसा। तो जैसे बताए कि NaCl का मोल्टेन फॉर्म है, इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, पिछला लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। तो जब NaCl के मोल्टेन सॉल्यूशन का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनता है, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस। तो यह क्लोरीन मिलता है एनोड पर, चूँकि एनायन है, और सोडियम मिलता है कैथोड पर, चूँकि केटायन है। तो इतना सा बात याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान जो एनायन है एनोड पर मिलता है और जो केटायन है वो कैथोड पर मिलता है। तो उसी प्रकार से यदि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे सोडियम हाइड्राइड के मोल्टेन फॉर्म का, ऐसा सोडियम हाइड्राइड के मोल्टेन फॉर्म का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तो यहाँ भी कुछ वैसे ही हो जाएगा, सोडियम सॉलिड प्लस हाफ H2 गैस। तो यह हाइड्रोजन मिलेगा एनोड पर और सोडियम तो कैथोड पे मिल ही रहा है। तो इसके पहले हम लोग जो देखे थे ना अल्कली मेटल के साथ, तो उसमें हाइड्रोजन पे प्लस था केटायनिक फॉर्म का, इसलिए वो कैथोड पे जा रहा था। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन पे माइनस है एनायनिक फॉर्म का, इसलिए कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो हाइड्रोजन का लिबरेशन एनोड पर भी हो सकता है, हाइड्रोजन का लिबरेशन कैथोड पर भी हो सकता है। जब कैथोड पर लिबरेशन होगा तो वह अल्कली मेटल के जैसा मिलेगा, और जब एनोड पे लिबरेशन होगा, माने एनोड पे मिलेगा, एनोड पे जाके जमा होगा, इवॉल्व होगा गैसियस रूप में, तो यह रिजेंबल करेगा हैलोजन के जैसा।
बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को तो समझा ही दिए थे। उसके बाद नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड, हैलोजन आयनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं। हैलोजन जो है वह मेटल से कंबाइन करेगा तो आयनिक कंपाउंड बनाता है, नॉन मेटल से कंबाइन करेगा तो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी है। नेचर ऑफ कंपाउंड्स, नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो हैलोजन्स कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं किसके साथ? विथ नॉन मेटल्स के साथ। जब नॉन मेटल्स के साथ हो तो हैलोजन कोवलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी हो जाएगा कि जब हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा नॉन मेटल के साथ तो यह भी कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल्स। और इसके एग्जाम्पल्स कई हैं, इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे CCl4 एक वेल नोन कोवलेंट कंपाउंड है। उसके बाद SiCl4 ये भी एक वेल नोन कोवलेंट कंपाउंड है। उसी प्रकार से F2O, Cl2O ये सभी भी हैं, या इसको OF2 लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा सेम में यहाँ CH4 कोवलेंट कंपाउंड है, SiH4 कोवलेंट कंपाउंड है, H2O कोवलेंट कंपाउंड है। ऐसा तो जिस प्रकार से हैलोजन नॉन मेटल्स के साथ, मोस्टली सिलिकॉन तो सेमी मेटल हो गया, तो उसके साथ कंबाइन करके कोवलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी नॉन मेटल से कंबाइन करके कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये टोटल पॉइंट देखिए हम लोग, जिसमें हाइड्रोजन रिजेंबल किया किसको? अल्कली मेटल को, सॉरी हैलोजन को। तो इस दो लेक्चर में हम लोग देखें, लेक्चर 1 में वह अल्कली मेटल से मिल रहा था, इसमें हम लोग देखें कि यह हैलोजन से मिल रहा है। तो फिर यहाँ से ना कन्फ्यूजन हुआ कि हैलोजन से भी मिल रहा है और अल्कली मेटल से भी मिल रहा है, तो फिर इसको कहाँ रखें? तो रखा तो गया इसको अल्कली मेटल के साथ ग्रुप 1 में। और क्यों रखा गया? तो बताए थे इलेक्ट्रॉन का एंट्री के आधार पे, कि जैसे अल्कली मेटल का लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाता है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है, s ऑर्बिटल में, इसलिए वहाँ है। लेकिन हैलोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाता है, तो इस मामले में हाइड्रोजन थोड़ा अलग हो गया हैलोजन से। ऐसा तो इतने सारे सिमिलैरिटीज के अलावे कुछ वैसे भी फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोजन को अलग बनाता है अल्कली मेटल से और हैलोजन से भी। अल्कली मेटल से मिलने का बहुत सारा पॉइंट देखें, आप कुछ वैसे पॉइंट देखेंगे जिसमें वह अल्कली मेटल से अलग होता है। हैलोजन से मिलने का बहुत सारा पॉइंट देखें, अब इसमें भी कुछ वैसा रिएक्शन देखेंगे जिसमें यह हैलोजन से भी क्या होगा? अलग होगा, इससे मिले जुलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल से कैसे अलग है। हाइड्रोजन जो है वह अल्कली मेटल से कैसे अलग है। तो डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल से हाइड्रोजन अलग कैसे है? तो सबसे पहला इसमें है आयोनाइजेशन एनर्जी।
सबसे पहला फैक्टर इसमें क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है उस सबका हम लोग लिखते हैं, हाइड्रोजन, इधर सोडियम, पोटासियम, कुछ कुछ एलिमेंट का लिख करके देखते हैं। लिथियम का भी लिख लो, लिथियम का, सोडियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रोजन का तो एक ही है तो इसका तो फर्स्ट सेकंड होगा नहीं। हाइड्रोजन का कितना बताए थे, 1312 किलो जूल पर मोल। लिथियम और सोडियम का काफ़ी कम है, 520 किलो जूल पर मोल और 495 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्या देख रहे हो कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन हाइड्रोजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इन दोनों की तुलना में काफ़ी हाई है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यदि ये तीनों एक ही जैसे हैं, तीनों का कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, तो क्यों इन दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुआ काफ़ी और हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी इतना ज़्यादा हो गया? तो ये ना कहीं कहीं तो अंतर ही बता रहा है ना कि इन दोनों में जो है अंतर है। तो क्यों अंतर है, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं कि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इसका लास्ट वाला है 2s1, इसका लास्ट वाला है 3s1। तो जब इसके लिए आप बनाओगे तो यह न्यूक्लियस, ये पहला सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके लिए बनाओगे तो न्यूक्लियस और दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के लिए बनाओगे तो न्यूक्लियस और इसके बाद तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन। ऐसा अब निकालना है हम लोग को यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को। मतलब यहाँ निकलेगा फर्स्ट सेल से, यहाँ निकलेगा सेकेंड सेल से, यहाँ निकलेगा थर्ड सेल से। अब चूंकि फर्स्ट सेल न्यूक्लियस के सबसे करीब है, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है 1s में वह न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक हुआ, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। इससे ही थोड़ा दूर हुआ तो इसको बोलेंगे क्लोजर, उससे थोड़ा ही, और ये तो दूर हो गया तो इसको फार लिख दो। ऐसा तो सब में से एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, वह इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में, और 1s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। मतलब यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, और जब यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा तो इसको यहाँ से निकालने में जाहिर सी बात है कि ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसके तुलना में इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ा दूर है, तो दूर होने का मतलब हुआ कि यह न्यूक्लियस के तरफ थोड़ा कम अट्रैक्ट है, और जब कम अट्रैक्ट है तो इस फोर्स को तोड़ने में कम ही एनर्जी लगेगा, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा उससे। और नीचे जाओगे तो सोडियम का एनर्जी साइज सबसे बड़ा है, तो साइज सबसे बड़ा होने का मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ सबसे कम अट्रैक्ट है, तो निकालने में एनर्जी सबसे कम लगेगा। समझ गए इस बात को। उसके बाद इसमें है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक नेचर का है, नॉन मेटेलिक नेचर का, क्योंकि यह नेगेटिव आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है। लेकिन जो अल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिबिडियम वगैरह, ये सभी प्योर मेटेलिक नेचर के हैं। ये हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है इनसे। तो अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है, वे पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, वो नॉन मेटेलिक नेचर का भी है, नेगेटिव आयन भी बनाता है। तो अंतर तो यहाँ से भी हो गया। उसके बाद एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी में भी अंतर है कि अल्कली मेटल जैसे हम लोग लिखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिबिडियम, सीजियम, तो सब में ऐसे एक ही लिखते हैं, ऑल आर मोनो एटॉमिक। लेकिन हाइड्रोजन का H नहीं लिखते हैं, H2 लिखते हैं, जो क्या है, डायटॉमिक है। तो हाइड्रोजन डायटॉमिक है, इसका एटॉमिसिटी 2 है, लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं वे मोनो एटॉमिक हैं, उनका एटॉमिसिटी क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद कंपाउंड्स के नेचर की बात यदि हम लोग करें तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मतलब ये सारे जो एलिमेंट हैं
वे मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वह मोस्टली कोवेलेंट बनाता है। माने ये भी कभी कदार कोवेलेंट बना सकते हैं, हाइड्रोजन भी कभी कदार आयनिक बना सकता है, लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होगा हम लोग को वो देखना है। तो हाइड्रोजन मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स व्हाइल अल्कली मेटल्स मोस्टली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ से अंतर आ गया। तो पहला अंतर आया आयोनाइजेशन एनर्जी का, दूसरा अंतर इसमें आया था मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर का, फिर इसमें अंतर आ गया एक या एटॉमिसिटी का कि एक मोनो एटॉमिक है बाकी डायटॉमिक, हाइड्रोजन डायटॉमिक है बाकी मोनो एटॉमिक, और एक लास्ट अंतर इसमें आया कंपाउंड के नेचर का कि हाइड्रोजन अधिकतर कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जबकि अल्कली मेटल जनरली आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड क्या ऑलरेडी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देख चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि हाइड्रोजन कैसे अल्कली मेटल से अलग है, उससे मिलता कैसे है वो तो देख ही चुके थे, फिर हैलोजन से भी कैसे मिला वो भी देख चुके। अब यहाँ हम लोग देखें अल्कली मेटल से अलग कैसे है, उसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यह हैलोजन से अलग कैसे है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।